नवदृष्टि आईएएस एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पीछे डिस्कस किए थे लखनऊ समझौते के बारे में मॉडर्न इंडिया में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो परिस्थितियां पैदा हुई 1915 के ऑनवर्ड, उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट महत्वपूर्ण रहे और उसका आउटकम किस रूप में निकला। तो 1915 से हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा देखने की ज़रूरत है। 1915 में बम्बई में, जिसे अब मुंबई के नाम से जानते हैं हम लोग, वहाँ पर कांग्रेस और लीग का अधिवेशन होता है और वहाँ पर ये डिसाइड किया गया दोनों के द्वारा, दोनों के जो नेता हैं अग्रणी नेता, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हम लोग परस्पर सहमति के साथ क्यों नहीं आगे बढ़ते। एक्चुअली लीग की विचारधारा में 1911 के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जब लीग पर राष्ट्रवादी जो नेतृत्व था उसका नियंत्रण बढ़ गया था, जिसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण भूमिका थी मोहम्मद अली जिन्ना की। तो जो 1915 में सहमति बनी थी लीग के अग्रणी नेताओं में और कांग्रेस के नेताओं में, उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों ने डिसाइड किया कि आगे के जो अधिवेशन होंगे, 1916 में जो अधिवेशन होगा, उसमें लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ होंगे और साथ ही साथ दोनों ये कोशिश करेंगे कि आपस में कुछ ऐसे कॉमन एजेंडा हम ड्रा कर पाएँ ताकि हम राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ मिलकर के सहभागिता कर सकें। ये बड़ा ही सकारात्मक रहा अगर राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश समर्थक के रूप में हुई थी और एक जो आगा खां या ढाका के नवाब, उन लोगों ने जो एक संस्था स्थापित किया था लीग के रूप में, उसका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों का समर्थन करना और अंग्रेज इसका इस्तेमाल राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा था उसके विरोधी घटक के रूप में कर रही थी। जबकि ये जो सकारात्मकता आई वो ये रही कि 1915 में जो डिसाइड किया गया कि हम साथ साथ चलेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में हम सहभागिता करेंगे, इससे जो विभाजन था राष्ट्रीय आंदोलन में और जो हमारे दो बड़े समाज हिंदू और मुस्लिम समाज, या कह लीजिए कि एक अखिल भारतीय समाज था कांग्रेस के साथ में, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी शामिल थे, जबकि लीग जो है एक अलग स्ट्रीम के रूप में चल रही थी जिसमें अपेक्षाकृत जो कहा जाए रूढ़िवादी मुस्लिम थे वो ज़्यादा थे। लेकिन अब राष्ट्रवादी और पढ़े लिखे मध्यवर्गीय मुसलमानों का संख्या बढ़ा, जो चाह रहे थे कि लीग कांग्रेस के साथ मिलकर के राष्ट्रीय स्वाधीनता में अपना योगदान करे। तो इन सब के परिणाम स्वरूप 1916 में कांग्रेस और लीग का संयुक्त, मतलब एक तरह से साथ साथ, संयुक्त तो नहीं कहेंगे, साथ साथ अधिवेशन हुआ लखनऊ में। एक ही पांडाल के अंतर्गत दोनों लोगों का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। इसके पहले एक बड़ा और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया था। सूरत में कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, जिसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कैसे विभाजन हुआ। तो नरम और गरम दल में बट गई थी कांग्रेस। नरम दल के नेता चूंकि अभी संख्या में ज़्यादा थे, कांग्रेस पर उनका वर्चस्व था, इस नाते लाल बाल पाल के नाम से जाने जाने वाले गरम दल के प्रमुख नेताओं और उनके सहयोगियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था 1907 में। तो इस तरह से कांग्रेस विभाजित हो गई थी। विभाजन होने के बाद उसकी शक्ति जो थी वो काफ़ी मंद पड़ी थी और उसके जो आंदोलनों की धार थी वो भी धीमी पड़ी थी। तो इस वजह से 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ, यानी कांग्रेस फिर एकीकृत हो गई। उनका जो घर परिवार बिखरा था वो एक साथ आ गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की नरम दल गरम दल के विलय में। एक लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य और भी जुटा है इसके साथ में कि कांग्रेस के जो उदारवादी कट्टरपंथी नेता थे, अगर कहें उदारवादियों में जो कट्टरपंथी थे, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का, उनका देहांत हो चुका था 1915 में। इस नाते विलय का रास्ता साफ हो गया और नरम दल गरम दल दोनों एक साथ आ जाते हैं। दोनों के एक साथ आने से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ कांग्रेस में और पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इसकी परिणति जो हुई वो लखनऊ अधिवेशन और उस अधिवेशन के दौरान
कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ और एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत मिली दोनों दलों के साथ में आ जाने से। इसी बीच में कुछ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होते हैं। एक तरफ आप जानते हैं कि 1914 से प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था और विश्व युद्ध के दौरान सरकार तमाम दमनात्मक अधिनियम और कानून लागू कर रखी थी और भारतीय जनमानस का दमन हो रहा था। दूसरे आप देखेंगे महंगाई की दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो वैश्विक स्तर पर आप जानते हैं विश्व युद्ध के चलने के परिणाम स्वरूप तमाम उत्पादन प्रक्रिया पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इस नाते मुद्रास्फीति की दर, यानी जिसको हम महंगाई कहते हैं साधारण बोलचाल में, बहुत बढ़ गई थी। बेरोजगारी भी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और जनता बहुत त्राहि त्राहि कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश मूल की एक महिला जो एनी बेसेंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं समाज सुधार आंदोलन में भी, कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट के रूप में भारत में काम कर रही थी। वो चाह रही थी कि भारत में आयरिश मॉडल पर होम रूल आंदोलन चलाया जाए। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले कि होम रूल क्या है, जिसका डिमांड एनी बेसेंट ने किया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो होम रूल का तात्पर्य है कि किसी देश में जो शासन के तमाम ऐसे पहलू होते हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, वो शासितों को दे दिए जाएं औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत। एक औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत हम पाते हैं कि एक शासक होता है जो कहीं बाहरी देश का होता है, जिसको हम मेट्रोपोलिस भी कहते हैं। मातृ देश के लोग आकर के अपने उपनिवेश पर शासन करते हैं और उपनिवेशिक जनता को पराधीन बनाए रखते हैं, और ऐसे में शासन सत्ता में शासितों की भागीदारी बहुत कम होती है। भारत में अगर हम देखें तो 1772 से अगर हम ले लें ब्रिटिश शासन की शुरुआत जो प्रत्यक्ष रूप में होती है, तब से लेकर के और अब तक, यानी हम 1916 की बात करने जा रहे हैं, भारतीयों को अभी बहुत ही लिमिटेड भागीदारी ही रही, बहुत ही लिमिटेड रही। यानी जो भारत शासन के तंत्र होते हैं, जो महत्वपूर्ण सेटअप है, जिसमें हम लोग देखें शासन और प्रशासन दो विंग होते हैं। शासन के कार्यों में हम देखते हैं कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कार्यकारी परिषद है वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। इन दोनों में भारतीयों की संख्या बहुत ही सीमित थी। प्रवेश तो शुरू हो गया था, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम लोग देखते हैं वहाँ भी शुरुआत हो चुकी है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1861 से शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी भी परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या काफ़ी कम है। बाकी सदस्य शासकीय थे जो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे, और इस तरह से इन दोनों ही परिषदों का जो नेचर था, स्वरूप था, वो औपनिवेशिक था। यहाँ मांग ये उठी राष्ट्रीय आंदोलन में कि इनका भारतीयकरण किया जाए। कांग्रेस अपनी स्थापना के समय से ये मांग आरंभ कर दी है, जिसको हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि भारतीय जो परिषदें हैं उनका राष्ट्रीयकरण, भारतीयकरण किया जाए। भारतीयकरण का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाएँ भारत की जनता के द्वारा चुने हुए और शासन में भागीदारी कर सकें। तो 3 काउंसिलें हुई। एक काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था मुख्य रूप से, और तीसरा प्रांत की जो काउंसिल्स होती थी वो। तो यहाँ पर मांग उठना शुरू हो गई कि उनका भारतीयकरण किया जाए। होम रूल का जो मुद्दा रहा वो सबसे पहले शुरू हुआ था आयरलैंड से। अब उसमें क्या मांग की गई, पहले हम होम रूल समझें फिर इसकी बात करें। हम लोग भारत का एग्जाम्पल लेकर के देखें तो 2 प्रकार के महत्व के विषय होते हैं। एक होते हैं स्थानीय महत्व के विषय या राष्ट्रीय महत्व के विषय, जो शासितों से ज़्यादा जुड़े होते हैं, जैसे पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि, उद्योग। अब आप सब्जेक्ट देखकर समझ सकते हैं कि ये वो विषय हैं जो भारतीय महत्व के हैं, भारतीयों के हाथों में हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है,
तो ये मांग किया गया कि ये विषय भारतीयों को दिए जाएं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इंडियंस के हैं उनको दिए जाएं, और जो बाहर के मुद्दे जो औपनिवेशिक महत्व के ज़्यादा हैं, जैसे हो गया रक्षा या डिफेंस, जैसे हो गया आपका विदेशी संबंध या विदेश संबंध जिसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स या विदेशी मामले, व्यापार, ये जो मामले हैं, ऐसे मामले जो बाह्य महत्व के हैं वो दे दिए जाएं, औपनिवेशिक शासन के अधीन ही रखे जाएं। तो इस तरह से विषयों का विभाजन किया जाए। ये तमाम जो हैं वो किनको दे दिया जाए, लोकप्रिय निर्वाचन के माध्यम से आए हुए स्थानीय लोगों को दिया जाए। इस तरीके की मांग सबसे पहले शुरू हुई थी आयरलैंड में। आयरलैंड जो अब अभी एक संप्रभु स्वतंत्र देश है, पहले इंग्लैंड के अधीन हुआ करता था। आयरलैंड में आप देखेंगे एक नॉर्दर्न आयरलैंड है जो अभी भी इंग्लैंड के अंडर है। ये साउदर्न आयरलैंड वाला जो इलाका था वहाँ पर एक मांग शुरू हुई और वहाँ पर इन्होंने आयरलैंड में एक नेता थे रेडमोंड, आयरिश लीडर थे, और उन्होंने सबसे पहले आयरिश होम रूल मूवमेंट शुरू किया। तो रेडमोंड ने सबसे पहले शुरू किया था होम रूल मूवमेंट। ये इलाका, आयरलैंड का इलाका इंग्लैंड के अधीन था और अपने औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध जो है रेडमोंड ने ये आंदोलन शुरू किया था होम रूल मूवमेंट, जिसमें उन्होंने मांग किया था कि जो लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो आयरलैंड के लोगों को दिया जाए, जो निर्वाचन के माध्यम से सरकार में आते हैं, और जो बाह्य महत्व के बाहरी इम्पोर्टेंस के विषय हैं उनको किस में दे, किन किन के पास रखे, ब्रिटिश सरकार अपने कंट्रोल में रखे। और ये इसी मॉडल के आधार पर, यानी आयरिश होम रूल मूवमेंट के आधार पर ही एनी बेसेंट ने, जो कि खुद एक आयरिश ओरिजिन की महिला थी, नॉर्दर्न आयरलैंड की थी खुद, और आ करके इंडिया में बस गई थी। इन्होंने खुद कहा भी था इंडिया से बहुत प्यार मिला इन्हें, और इन्होंने कहा था कि मेरा जन्म भौतिक रूप से तो भले इंग्लैंड में हुआ लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैं अपने को भारत की संतान मानती हूँ। तो एनी बेसेंट, जो कि भारत से विशेष प्यार मिला था इनको और भारतीयों से इनको विशेष लगाव भी हो चुका था, फलतः इन्होंने आयरिश होम रूल मूवमेंट के मॉडल पर इंडिया में भी होम रूल मूवमेंट चलाने का निर्णय लिया। तो इन्होंने 1916 में पहली बार ये बात रखी, ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी कि भारतीयों को अगर 6 महीने के अंतर्गत, 6 महीने का समय दिया कि 6 महीने में अगर आपने होम रूल या स्वशासन का अधिकार नहीं दिया तो हम एक अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन भारत में चलाएंगे। ये किसने कहा? एनी बेसेंट ने 1916 के शुरुआत में मार्च में ये बात रखी थी इन्होंने। तो इन्होंने जब ये बात रखी तो कितने का टाइम दिया ब्रिटिश सरकार को? 6 महीने का समय दे दिया कि 6 महीने के अंतर्गत आपको भारतीयों को होम रूल देना है, अन्यथा हम एक अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन चलाएंगे। बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के इस समय एक अग्रणी नेतृत्व के रूप में उभर चुके थे, इन्होंने इसका समर्थन किया और इन्होंने चूंकि समय नहीं दिया था कुछ, तो तिलक ने एक अपना होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तो भारत में 2 होम रूल लीग स्थापित हुए, एक तिलक का और दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट का। तो तिलक ने अपना होम रूल जो लीग शुरू किया था उसको हम कहते हैं तिलक का होम रूल लीग। तिलक का होम रूल लीग, ये आ गया आपका अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने जो
होम रूल लीग स्थापित किया था वो बेसिकली 28 अप्रैल को स्थापित हुआ था 1916 में, और इसकी स्थापना हुई थी पूना में, जिसको अभी हम पुणे के नाम से जानते हैं। उस शहर को पहले पूना के नाम से जाना जाता था। तो पुणे में या पूना में इसकी स्थापना हुई तिलक के होम रूल लीग की। इसके जो सचिव थे, प्रथम जो निर्वाचित सचिव थे, अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष, बड़ा अधिकारी प्रेसिडेंट या अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट, ये थे जोसेफ बैप्टिस्टा। तो तिलक की लीग के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और इसके सचिव या सेक्रेटरी थे एनसी केलकर। इसके जो महत्वपूर्ण सदस्य थे, सदस्यों में महत्वपूर्ण थे जीएस खापर्डे, बीएस मुंजे, ये लोग काफ़ी प्रभाव रखते थे, और आरपी करिंदकर। आरपी कारिंदकर। तो ये महत्वपूर्ण सदस्य थे। तिलक के लीग का जो प्रभाव क्षेत्र था, इसका प्रभाव क्षेत्र, तिलक की लीग का प्रभाव क्षेत्र था मुख्य रूप से कर्नाटक, बम्बई। आप जानते हैं बम्बई एक प्रांत हुआ करता था, बम्बई प्रोविंस, जिसमें अभी का गुजरात भी शामिल था। ठीक है, तो बम्बई प्रांत, यहाँ पर ध्यान देना है कि बम्बई शहर छोड़ करके, बम्बई शहर का जो इलाका था उसमें एनी बेसिन की लीग का प्रभाव था, बल्कि आप लिखें शहर छोड़कर, बम्बई शहर छोड़कर। अगला था बरार का इलाका, नागपुर उसके आगे का इलाका, बरार का इलाका। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। इसके अलावा था कि सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश। उस समय नागपुर और इधर का हिस्सा जो था वो सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था, जिसमें मध्य प्रदेश के बड़ा हिस्सा आएगा और उत्तरी महाराष्ट्र का कुछ इलाका आएगा। तो ये तमाम इलाके जो थे, इसमें तिलक के लीग का प्रभाव ज़्यादा था। तिलक ने अपने होम रूल की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए अपने 2 समाचार पत्र, मराठा, इनके मराठा और केसरी, 2 समाचार पत्र थे, जिसमें मराठा जो थी वो इंग्लिश में प्रकाशित होता था। ध्यान देंगे आप, पीटी में पूछा जाता है। तो मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। इसके माध्यम से होम रूल की विचारधारा का प्रचार किया तिलक ने। होम रूल की विचारधारा का प्रचार तिलक ने किया मराठा और केसरी नामक अपने समाचार पत्रों के माध्यम से। और इस आंदोलन में ही उन्होंने अपना ऐतिहासिक प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर रहूंगा।
तो तिलक ने इसी आंदोलन के दौरान ये उद्घोष किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा मानी जाती है, क्योंकि इस रूप में, इस खुलेआम चुनौती के साथ में पहली बार किसी ने अपनी आवाज़ बुलंद किया था। तो हमने देखा कि तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो विशेष करके आप देखें दक्कन और आसपास के इलाकों में ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है। अब आते हैं हम लोग एनी बेसेंट के लीग की बात करते हैं। जैसा कि हमने पीछे अभी देखा कि जो होम रूल की विचारधारा थी उसको भारत में लाने और प्रचारित करने का काम जो किया वो एनी बेसेंट ने किया था। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला थी और श्रीमती एनी बेसेंट ने चूँकि 6 महीने का टाइम दे रखा था, हम लोग पीछे देख चुके कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को 6 महीने का टाइम दिया था कि आप अगर 6 महीने की अवधि के अंदर भारत को, भारतीयों को होम रूल या स्वशासन का अधिकार नहीं देते तो हम एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे होम रूल लीग के रूप में। तो अपने वचन के अनुसार इन्होंने जब 6 महीने का समय पूरा हो गया तो एक आंदोलन आरंभ किया होम रूल मूवमेंट के रूप में। तो इन्होंने इसके लिए एक ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया, ऑल इंडिया होम रूल लीग। यह आया सितंबर 1916 में। तो सितंबर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने, और यही इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट थी। फाउंडर प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक आयरिश मूल की महिला थी और इसके जो सेक्रेटरी थे, सचिव, ये थे जॉर्ज अरुंडेल। काफ़ी क्वालिफाइड व्यक्ति थे जॉर्ज अरुंडेल। ये इसके जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया होम रूल लीग के। जिसके मेंबर्स थे उसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मेंबर्स थे, मतलब जो नोटेड मेंबर्स जिनको कह सकते हैं हम, महत्वपूर्ण सदस्य, तो पहले सदस्य हैं सीपी रामास्वामी। सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हुआ करते थे, बाद में ये त्रावणकोर राज्य, जो केरल का त्रावणकोर राज्य था, इसके ये प्रधानमंत्री बनेंगे। और आप देखेंगे स्वतंत्रता के समय कि किस तरीके से ये त्रावणकोर का स्टेट भारत से अलग रखना चाहते थे और एक तरीके से ये विलेन के रूप में तब्दील हो जाते हैं स्वार्थी होने की वजह से। तो सीपी रामास्वामी अय्यर अभी अगर देखा जाए तो ये एक राष्ट्रवादी नेता थे और होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी आंदोलन में पहली बार शामिल होते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अगले महत्वपूर्ण नेता हैं तेज बहादुर सप्रू। तो नेहरू और सप्रू जैसे नेता इसी में शामिल हुए, इसी आंदोलन से राष्ट्रीय मंच पर पहली बार दिखाई देते हैं। अपने होम रूल आंदोलन के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने, हालांकि भारतीयों के जागरण के लिए इन्होंने 2 समाचार पत्र प्रकाशित करना पहले से आरंभ कर दिया था। एक कॉमन वील पहला था,
आप ध्यान देंगे कॉमनवेल, WEAL। कॉमनवेल का मतलब होता है, मतलब एक तरह से साझी विचारधारा, मतलब जो हम लोग एक सहमति के साथ जो विचार बनाते हैं उसको हम कॉमनवेल कहते हैं। ये कॉमनवेल का जो पहली बार इन्होंने पब्लिकेशन किया था, ये 2 जनवरी 1914 को किया था। ये भारतीयों के जागरण के लिए इन्होंने लाया था। लोकतंत्र, स्वदेशी विचारधारा और तमाम चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रही थी कॉमनवेल्थ के माध्यम से एनी बेसेंट। और दूसरा इनका आया था न्यू इंडिया। ये न्यू इंडिया आया था आपका 14 जुलाई 1914। तो इन दोनों समाचार पत्रों का इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन मुख्य भूमिका कॉमनवेल्थ की रही होम रूल आंदोलन में। तो सबसे पहला लेख इन्होंने कॉमनवेल्थ में लिखा, जिसमें इन्होंने अपने होम रूल संबंधी विचारधारा का बहुत डिटेल बताया कि ये होम रूल है क्या और इसे हम पाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे। श्रीमती बेसेंट का ये मानना था कि कोई भी आंदोलन चलाने के लिए हमें सबसे पहले एक राजनीतिक संरचना का निर्माण करना जरूरी होता है। तो इन्होंने पहली बार कांग्रेस को यानी अपने संगठन को एक संरचनात्मक आधार देने का काम किया और भारत में पहला कोई व्यवस्थित राजनीतिक अगर संगठन बना तो यही ऑल इंडिया होम रूल लीग, जिसकी एक राष्ट्रीय संरचना है और जिसका एक व्यवस्थित पदाधिकारी हैं और दायित्व हैं उनके। जैसे इन्होंने क्या किया कि सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, आपने पीछे देखा एनी बेसेंट खुद प्रेसिडेंट हैं इसकी। दूसरा इसके एक जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी हैं जॉर्ज अरुणजेल, ठीक है, यानी दूसरा पद है सेक्रेटरी। तीसरा इसका था ऑल इंडिया कमेटी, ऑल इंडिया होम रूल कमेटी, ऑल इंडिया होम रूल कमेटी। ये 3 हो गए केंद्रीय स्तर की व्यवस्थाएं, यानी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऑल इंडिया होम रूल कमेटी। ऑल इंडिया होम रूल जो कमेटी बनी उसके लिए उसके कुछ सदस्यों को लेकर वर्किंग कमेटी बनाया गया जो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के काम करते। दूसरी संरचना बनाई गई प्रांतीय स्तर पर। तो यहाँ पर क्या बनाया गया, प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, अब यहाँ बनाया गया प्रोविंशियल कमेटी, फिर उसके बाद में इन्होंने लाया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और इसकी अपनी कमेटी भी बनाया डिस्ट्रिक्ट कमेटी। फिर इसके अलावा लास्ट में चल करके तालुका वगैरह को भी लिया गया, फिर विलेज को लिया गया, विलेज कमेटी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे तक, तृणमूल स्तर तक, यानी ग्रास रूट लेवल तक, गांव तक संरचना पहुंचाने का काम किया। बहुत महत्व रखता है। तो इसी नाते तिलक की तुलना में बहुत व्यवस्थित आंदोलन था। अगर हम देखें तो जो तिलक का होम रूल लीग था उससे ज़्यादा मोमेंटम यानी संवेग किसमें दिखाई देता है, ऑल इंडिया होम रूल लीग में, जो एनी बेसेंट का लीग भी कहलाता था। इसमें इतना दम क्यों था, क्योंकि आप देखिए एक निर्णय यहाँ लिया जा रहा है प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर पर और उसका प्रभाव कहाँ तक है, एकदम निचले स्तर तक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला इसने, इस संगठनात्मक व्यवस्था ने। तो ये स्ट्रक्चर पहली बार दिखाई देता है, इतना वाइब्रेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये बहुत महत्वपूर्ण काम श्रीमती एनी बेसेंट ने
यहाँ कर डाला। और आप आगे देखेंगे जब 1920 में महात्मा गांधी, फिर हम वहाँ डिटेल आपको बताएंगे कि जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर चलाने का निर्णय किया, तो उन्होंने कांग्रेस को इसी के पैटर्न पर ऑल इंडिया होम रूल लीग के पैटर्न पर ही कांग्रेस का पुनर्गठन किया। तो कांग्रेस को बहुत बेहतर संरचनात्मक आधार 1920 में गांधी जी ने जो प्रोवाइड किया था वो कहीं और से नहीं, उनका ओरिजिनल आइडिया नहीं था, बल्कि वो आइडिया किस पर बेस्ड था, होम रूल लीग के आधार पर ही बनाया था विचार, जो कि एनी बेसेंट ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। आप देखिए कांग्रेस में अभी भी आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट हैं। अब उन्होंने चूँकि बहुत जनसंख्या बढ़ गई और संरचनाएं भी व्यापक होने लगी तो जनरल सेक्रेटरी बना दिया, बड़ी संख्या में होते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC है। आप देखते होंगे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी या PCC होते हैं। प्रेसिडेंट होता है, प्रांतीय होता है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है। विलेज कांग्रेस कमेटी, जब कांग्रेस कभी अच्छे उसमें थी तो विलेज कांग्रेस कमेटी भी बनती थी। तो इस तरीके से आप देखें एक डिसीजन जो ऊपर के स्तर पर लिया गया उसका पालन कहाँ तक हो रहा, अनुपालन विलेज लेवल तक हो रहा। पूरे भारत को चला दिया गया इस तरीके से। जैसे आप देखते होंगे कहीं आप किसी फैक्ट्री वगैरह में देखे होंगे कि एक मेन मोटर होता है, उसे कई सारे अप्लायंसेस चलते हैं, उसमें पुल्ली और शाफ्ट सिस्टम लगा करके। वैसे ये हुआ कि यहाँ पर एक बार एक मूवमेंट शुरू हुआ तो कहाँ तक वो पहुँच जाएगा, विलेज लेवल तक। और आप देखिए सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल की भी व्यवस्था यहाँ पर हो गई। तो विभिन्न स्तर पर आप देखिए नियंत्रण की बढ़िया व्यवस्था हुई, भागीदारी भी हुई। इससे आप समझ सकते हैं लीडरशिप बिल्डिंग का एक बड़ा प्रोसेस शुरू हुआ। और आप देखेंगे जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में जो आपको तमाम नेता मिलेंगे उनमें से अधिकांश जो 20s 30s में आपको लीडर मिलेंगे वो इसी आंदोलन से जुड़े रहे कम से कम। तो अधिकांश लीडर किसने पैदा किया, एनी बेसेंट के लीग ने। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ये आंदोलन था तिलक का, हमने बताया कि सीमित था अपेक्षाकृत। पीछे हम लोग देखें उनका प्रभाव क्षेत्र भी सीमित था, उनके आंदोलन का तरीका भी इतना व्यवस्थित नहीं था जैसा एनी बेसेंट का था। इस नाते वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाए जितना प्रभाव किसने डाला, एनी बेसेंट ने। एक तो इसका स्वरूप अखिल भारतीय हो गया। तो अगर हम देखें पहला संरचनात्मक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन पहली बार भारत के इतिहास में, और जिसमें ठीक ठाक भागीदारी भी थी, तो वो कौन सा आंदोलन हुआ, ऑल इंडिया होम रूल लीग का मूवमेंट हुआ जो श्रीमती एनी बेसेंट ने आरंभ किया। तो पूरे भारत में ये आंदोलन फैला। हालांकि जो गांधी ने जो भागीदारी पार्टिसिपेशन पा लिया था उस लेवल पर भी हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया प्रेजेंस इस मूवमेंट का रहा और अच्छी खासी भागीदारी भी दिख रही थी इसमें। परिणाम ये होता है कि एक राष्ट्रीय स्तर की नेत्री के रूप में, लीडर के रूप में श्रीमती एनी बेसेंट उभर कर सामने आती हैं। और 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, उसकी अध्यक्ष बनती हैं बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट ही इसकी प्रेसिडेंट बनी 1917 के कांग्रेस अधिवेशन का। ठीक है, पहली महिला प्रेसिडेंट है कांग्रेस की। हालांकि ये विदेशी हैं मूल से, प्रथम भारतीय महिला आगे सरोजिनी नायडू बनेंगी, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती एनी बेसेंट आई। और वहाँ से इन्होंने चुनौती दिया ब्रिटिश सरकार को कि भारत को होम रूल मिलना चाहिए। इस समय आप जानते हैं, जैसा मैं पीछे बता चुका, कि राष्ट्रीय उसमें वैश्विक स्तर पर विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटिश सरकार बड़े दबाव में थी। इसी दौरान अगर आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन साहब, जो लोक प्रशासन के पिता के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, बहुत विद्वान थे, बड़े विद्वान थे राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के, उन्होंने आत्मनिर्णय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आत्मनिर्णय के सिद्धांत का मतलब ये था
कि उपनिवेशों की जो जनता है, शासित जनता, वो ये निर्णय करने का अधिकार रखती है कि शासन, उनका शासन वो स्वयं अपने हाथों में लेकर चलाना चाहते हैं या वो किसी औपनिवेशिक शासक से शासित होना पसंद करेंगे। तो ये निर्णय करने के अधिकार को ही आत्मनिर्णय का अधिकार कहा जाता है, जिस विचारधारा का प्रतिपादन वुडरो विल्सन ने किया था और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के बड़े महत्वपूर्ण सहयोगी थे। तो एक दबाव था, वो लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा शासितों को शासन में सहभागिता दिया जाए। दूसरा चीज़ अगर आप देखिए तो इसी समय सोवियत संघ में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आगे बढ़ रहा था, तो एक दबाव उसका भी था, साम्यवादी जो दबाव जिसको हम कहेंगे। इन्हीं सब के बीच में एक घटना घटित होती है कि सरकार अपना दमन चक्र जब इस आंदोलन को उभरते हुए देखी तो दमन चक्र भारत सरकार ने चलाया और एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। जब एनी बेसेंट गिरफ्तार हुई तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय माहौल बड़ा संवेदनशील था। दूसरी महत्वपूर्ण बात और जिसको हम शायद साइडलाइन नहीं कर सकते कि बड़ी संख्या में भारतीयों ने विश्व युद्ध में बड़े ही कहा जाए निष्ठा के साथ ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। लाखों सैनिक यहाँ से भेजे गए थे और यहाँ से अरबों रुपए चंदा के रूप में अपने औपनिवेशिक मालिकों के लिए, मतलब कुछ लोग खुशी से दिए, कुछ लोग उनकी मर्जी से दिए, शासकों की मर्जी से, लेकिन अरबों का चंदा यहाँ से इंग्लैंड जाता है। भारतीय बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि सरकार इसके प्रत्युत्तर में, इसके रिस्पांस में जो हमने बड़ी निष्ठा के साथ उनका सेवा किया है विश्व युद्ध में, और बहुत दिलेरी से भारतीय लड़े थे तमाम फ्रंट पे, तो आप जानते हैं कि इन्होंने विजय भी दिलाई। हैफा का युद्ध आप ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देख सकते हैं, जिसमें लगभग 1100 भारतीयों ने 10,000 तुर्की के सैनिकों को गाजर मूली जैसा काट डाला था, उनको पराजित किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। हैफा इजराइल में है और आज भी इजराइल के लोग भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि हैफा एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक और कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है मेडिटेरियन सी में, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था। और इस नाते आज भी अगर आप देखेंगे तो हैफा में भारतीयों का बड़ा सम्मान किया गया, जो भारतीय वहाँ शहीद हुए थे उनके वहाँ स्मारक भी बने हुए हैं। तो हम ये बात बता रहे थे कि भारत का जो योगदान रहा, भारतीय बड़ी शिद्दत से ये महसूस कर रहे थे कि इंग्लैंड हमें कुछ कंसेशन देगा, यानी हमें शासन प्रशासन के मामलों में कुछ छूट देगा, हमारी भागीदारी कराएगा और साथ ही साथ हमारे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने प्रत्युत्तर में क्या किया, इस आंदोलन के दमन चक्र चलाना शुरू किया। एनी बेसेंट गिरफ्तार हुई। एनी बेसेंट जब गिरफ्तार हुई तो इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को काफ़ी महत्ता दी, खास करके ब्रिटिश मीडिया ने तो अपने सरकार की बड़ी कटु आलोचना की इस पर, और उन्होंने सरकार पर ये आलोचना का दबाव बनाया कि सरकार ने अपने ही एक नेशनल को, जो ब्रिटिश मूल की महिला है, उसको गिरफ्तार कर लिया, और जबकि उनकी मांगें ऐसी कोई नहीं थी कि जो ब्रिटिश सरकार के शासन को वहाँ खतरा हो या किसी और प्रकार की दिक्कत आए, क्योंकि पूर्णतः शांतिपूर्ण आंदोलन था। इस क्रिटिसिज्म पर जवाब देने की बारी आई भारत राज्य सचिव। तो भारत राज्य सचिव उस समय हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे उस समय भारत राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इन्होंने, इनके ऊपर दबाव पड़ा तो इन्होंने क्या किया कि 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, आप जाते हैं जैसे हमारे लोकसभा वैसे उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें भारत राज्य सचिव ने एक
डिक्लेरेशन किया कि हमारी सरकार का उद्देश्य भारत में डोमिनियन स्टेटस लाना है। कब कितना लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, इस सब का निर्धारण पार्लियामेंट करेगी। और इन्होंने कहा कि भारत में हम एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं भविष्य में। तो इन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का डिक्लेरेशन किया। यानी 20 अगस्त का जो डिक्लेरेशन है, इसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कहते हैं, इसमें इंडिया को क्या मिलना था, डोमिनियन स्टेटस मिलना था। डोमिनियन स्टेटस उसी प्रकार का होता है जैसा हमने पीछे बताया कि जो आंतरिक मामले हैं वो भारत मतलब जो वहीं की जनता है वो उसके चुने प्रतिनिधि देखेंगे और बाहरी नियंत्रण औपनिवेशिक शासन का होगा। इसी को डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। तो इन्होंने कहा हमारे जो सरकार का उद्देश्य है वो डोमिनियन स्टेटस लाना है। इस घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने जेल में ही ये कहा कि चूंकि हमारी मांग अब सरकार ने मान ली है, इस नाते अब होम रूल आंदोलन आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है, और इस तरीके से होम रूल आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया श्रीमती एनी बेसेंट ने मॉन्टेग्यू के डिक्लेरेशन के बाद। तो ये 20 अगस्त 1917 की घोषणा रही, इसको मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो डिक्लेरेशन किया इन्होंने, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यूज तो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन किस नाते महत्वपूर्ण है? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन इस नाते महत्वपूर्ण है कि डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जाएगा, ये उन्होंने कमिट किया हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब हम लोग देखें कि जो ये आंदोलन चला, इसका मूल्यांकन करके देखें थोड़ा सा। आइए मूल्यांकन करते हैं कि ये आंदोलन कितना सफल रहा और इसका जो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्ता है। पहला चीज़ आप देखिए कि अभी तक हम राष्ट्रीय आंदोलन में कोई सुव्यवस्थित रूप से एक एजेंडे को रख करके बहुत अच्छे ढंग से एक संगठन का आधार बना करके और राष्ट्रीय स्तर की एक संरचना बना करके आंदोलन अभी तक हमने कभी नहीं चलाया था। तो पहली बार अगर देखा जाए, जन भागीदारी को आकर्षित करके एक संरचना में उनको व्यवस्थित करके एक मांग को आगे रख करके जो आंदोलन चला, वो कौन सा आंदोलन चला? ऑल इंडिया होम रूल लीग का मूवमेंट चला, जिसको एनी बेसेंट ने चलाया था। यही तरीका आंदोलन का आगे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का पैटर्न बन जाता है। गांधी जी के सारे आंदोलन आप देखेंगे इसी रूप में चलेंगे कि एक उद्देश्य तय कर दिया जाएगा कि हम ये पाना चाहते हैं, उसके लिए पूरे संगठन में व्यवस्था बनाई जाएगी और उसको लेकर के कार्यनीति और रणनीति बना करके आगे आंदोलन चलेंगे। तो ये सुव्यवस्थित रूप से आंदोलन चला पहली बार, जिसमें उद्देश्य तय है, नेतृत्व की व्यवस्था है, संरचना की व्यवस्था है, संरचना की एक कार्य प्रणाली है। तो ये हमारे आगे के जो राजनीतिक व्यवहार हैं आंदोलनों के, उसको एक नया आयाम प्रदान करता है होम रूल आंदोलन। तो हम देख रहे हैं अब ब्रिटिश मॉडल पर जो वहाँ जिस टाइप के आंदोलन चलते थे, आधुनिक लोकतंत्रात्मक आंदोलन, वैसे आंदोलन की नींव पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, भारतीयों को पहली बार अब व्यवस्थित रूप से समझ में आया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नारा तिलक ने दिया था। अब ये अखिल भारतीय स्तर पर हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हो गया कि हमको स्वराज चाहिए। तो स्वराज, हालांकि स्वराज के बारे में पहला दादा भाई नौरोजी ने 1905 में रखा था विचार, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित रूप से एक समझ के साथ रखने का काम इस आंदोलन ने प्रचार प्रसार में लाया। अगला चीज़ आप देखिए, हमारे राजनीतिक आंदोलन जो राजनीतिज्ञ थे उनको व्यवस्थित ट्रेनिंग पहली बार मिली। जैसे अब एक संस्था का काम किया इसने, ऑल इंडिया होम रूल लीग, जैसे अभी कांग्रेस एक संस्था है, वैसे एक संस्था के रूप में, इंस्टीट्यूशन के रूप में है। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया मूवमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन का। और आप जानते हैं जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में प्रविष्ट होते हैं
उसकी संरचना, कार्य प्रणाली, जो तमाम दायित्वों को बांट करके, उत्तरदायित्व तय करके जो सब कुछ किया जाता है, उससे हमारा राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों होता है। तो हमारे राजनीतिक वर्ग का शिक्षण प्रशिक्षण किया किसने? इस होम रूल आंदोलन ने। ये बड़ी भारी उपलब्धि रही। और जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे बता रहा था कि जो 1920 में कांग्रेस का आंदोलन चला, गांधी जी के नेतृत्व में पहला मास बेस मूवमेंट चला, उसके लिए आधार बनाने का काम किसने किया? इसी ने। और अगर हम लोग देखें, नेतृत्व की बात करके देखें, तो जब हम यहाँ निगाह डालेंगे तो हम पाएंगे कि आगे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तैयार करने में इस आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई। और गांधी जी को एक विरासत मिली थी इस आंदोलन की। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पीछे उल्लेख किया था कि कांग्रेस की जो संरचना बनी 1920 में, वो इसी के आधार पर बनी। पूरी संरचना इसी पैटर्न पर तैयार की गई। अभी भी आप देखेंगे कमोबेश थोड़े मोड़े परिवर्तनों के बाद 5-10% ही परिवर्तन है, आज भी कांग्रेस का ढांचा ऐसा ही दिखाई देगा आपको। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। अगला आपने देखा कि व्यवस्थित रूप से लड़े तो हमें डोमिनियन स्टेटस का वादा मिला। और आप देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे संवैधानिक विकासों की ओर हम महत्वपूर्ण रूप से आगे चलते हैं इस घोषणा के बाद। इसी घोषणा का परिणाम ये होता, अंग्रेज आप जानते हैं बहुत होशियार बार्गेनर थे। वो किस्तों में देते थे और डिले भी करते थे, डिलेइंग टैक्टिक्स भी उन्हें आती थी। हम दबाव बनाते थे तो जितना हम दबाव बनाते थे उससे थोड़ा कम मिलता था हमें। ठीक है, आप जानते हैं जब हम संघर्ष करते हैं तो उसका आउटकम निकलेगा, आज नहीं तो कल निकले, लेकिन जरूर निकलेगा। बस हमें लड़ने का मादा होना चाहिए। यहाँ हम व्यवस्थित ढंग से संघर्ष करते हैं और उसका परिणाम आता है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के रूप में, जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश करने का वादा हाउस ऑफ कॉमन्स में किया था। इंग्लैंड, जैसा कि आप जानते हैं, रोल मॉडल है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। वहाँ पार्लियामेंट में अगर कोई वचन दिया गया है किसी नेता द्वारा, किसी मंत्री द्वारा, तो निश्चित रूप से खास करके शासन का पक्ष अगर, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वचन भंग माना जाएगा और एक तरह से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का वायलेशन माना जाएगा। एक वहाँ पर कमेटी है, हमारे भी व्यवस्था में वही आई, क्योंकि हमने इंग्लैंड के मॉडल पर ही अपनी डेमोक्रेसी को मॉडलिंग किया है। तो जो यहाँ वहाँ पर एक व्यवस्था है, एक कमेटी है पार्लियामेंट्री, जिसको कहते हैं एश्योरेंस कमेटी। एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। तो आश्वासन समिति की व्यवस्था है इंग्लैंड में। आश्वासन समिति ये देखती है कि पार्लियामेंट के समक्ष सरकार ने कौन कौन से आश्वासन किए थे और उन आश्वासनों को कितना कार्य रूप में परिणत किया गया या उनकी प्रगति क्या है। तो आप देख रहे हैं आश्वासन दिया गया, डोमिनियन स्टेटस मिलेगा इंडिया को, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाई जाएगी धीरे धीरे। 1917 की जो 20 अगस्त की घोषणा है, भारत के लिए बड़ी ऐतिहासिक घोषणा है, क्योंकि पहली बार ऐसा आश्वासन मिला। लेकिन जैसा कि मैंने भी पीछे बताया, अंग्रेज बड़े चालाक कहें, धूर्त कहें उनको, वो लोग कुछ नहीं दिए। साल भर तो कुछ चर्चा भी नहीं चली। 1917 का डिक्लेरेशन है। 1918 में एश्योरेंस कमेटी की रिपोर्ट आती है कि जो तमाम पार्लियामेंट में वायदे किए गए थे उनमें कितने का अनुपालन हुआ, कितने का नहीं हुआ। तो एश्योरेंस कमेटी ने क्रिटिसाइज किया कि सरकार ने पार्लियामेंट में तो बोल दिया कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। सरकार की बड़ी फजीहत हुई, आलोचना हुई, और सरकार ने फिर आनन फानन में एक रिफॉर्म कमेटी गठित किया कि कैसे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, इंडिया में कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई जाए, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमेटी। तो इसी होम रूल आंदोलन का इनडायरेक्ट आउटपुट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये आएगा आपका, इसी के बेसिस पर 1919 का अधिनियम बना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये लाए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इसी के बेसिस पर
एक्ट ऑफ 1919 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का, भारत शासन अधिनियम, जिसको आप संवैधानिक विकास में पढ़ चुके हैं कि इसके माध्यम से भारत में पहली बार, केंद्रीय स्तर पर तो नहीं दिया कुछ डोमिनियन स्टेटस, यानी भारतीयों की भागीदारी तो नहीं सुनिश्चित हुई, लेकिन प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में लागू हुई थी, जिसमें विषयों का विभाजन 2 भागों में किया गया। एक आरक्षित विषय जिसका प्रशासन गवर्नर अपने शासकीय सदस्यों की मदद से करता, और दूसरा विषय जो ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाई गई विषयों के विभाजन में, उसमें ट्रांसफर्ड जो लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर उसका शासन लोकप्रिय निर्वाचन में निर्वाचित भारतीय मंत्रियों की मदद से करता। तो भारतीयों को सैद्धांतिक रूप से डोमिनियन स्टेटस की ओर जाने का रास्ता किसने खोला? एक्ट ऑफ 1919 ने ये व्यवस्था दिया। लेकिन आप जानते हैं, चाहे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हो या एक्ट ऑफ 1919 हो, ये किसका आउटकम है? अल्टीमेटली वो आउटकम है होम रूल मूवमेंट के। दोनों आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तिलक के भी होम रूल आंदोलन ने और एनी बेसेंट के भी, लेकिन ज़्यादा महत्ता इसमें किसकी है? ऑल इंडिया होम रूल लीग की, जो एनी बेसेंट के लीग के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से हम देखें, एक मूवमेंट जो इतने व्यवस्थित ढंग से चला, उसने हमें कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान किया। तो ये यहीं तक, फिर हम लोग 1919 का एक्ट जरूर इसी समय आप पढ़ें, पीछे वीडियो पड़ा हुआ, पीछे डाल चुका हूँ मैं इसके बारे में, ताकि आपका क्लियरिटी थोड़ा सा बेहतर हो जाए। उसे मैं अब नहीं लेने वाला हूँ, अगला वीडियो हम लोग लेंगे जो चौरी चौरा कांड और उसके चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड और उसकी जो पृष्ठभूमि निर्मित किया था वो आप जानते हैं, किस तरह से रॉलेट एक्ट आया, एक दमनात्मक कानून, और उसके जो चरम परिणति हुई वो जलियांवाला बाग कांड के रूप में हुई। और फिर आप देखते हैं इसी दौरान महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश हुआ था। तो ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, खुद भी करें, अपने मित्रों से भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।